नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय दंतेश्वरी माई की, जय जोहार। दोस्तों, अभी मैं इसी सप्ताह अभी जिसका वीकेंड आया है इस पर मैं बस्तर की यात्रा किया। काफ़ी अच्छी यात्रा रही। बस्तर क्षेत्र में जाना हमेशा दिल को छू लेता है। ऐसी यात्रा के समय में जो मेरे अनुभव रहे उन अनुभवों को मैं आपके सामने बांटना चाह रहा हूँ। दोस्तों, मैं जो यात्रा के लिए निकला तो पहले दिन बालोद में गया। बालोद में जिला प्रशिक्षण था, उसमें मैं शामिल हुआ। बालोद के पश्चात बालोद से दल्ली राजहरा होते हुए भानु प्रतापपुर होते हुए कांकेर पहुँचे और उसी दिन हम भानु प्रतापपुर से कांकेर पहुँचने के बाद फिर आगे का रास्ता भानु प्रतापपुर से कांकेर, कांकेर से फिर केसकाल, केसकाल से कोंडागांव और जगदलपुर होते हुए दंतेवाड़ा में जाकर हमने रात्रि विश्राम किया। और अगले दिन दंतेवाड़ा में जिला प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, उसमें मैं शामिल हुआ। और उसके अगले दिन जगदलपुर में जिला प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुआ। ये तो मेरे औपचारिक क्रियाकलाप थे, मगर इस यात्रा के दौरान मूल रूप से कई अनौपचारिक पक्ष सामने आए जिसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इस दौरान इन औपचारिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त चित्रकूट, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट के क्षेत्र का हमने भ्रमण किया, तीरथगढ़ का हमने भ्रमण किया, दरभा घाटी का हमने भ्रमण किया, कटे कल्याण क्षेत्र के जो कटे कल्याण घाट है उसका हमने भ्रमण किया। और दंतेवाड़ा में जो ज्ञान का मंदिर है, एजुकेशन सिटी हो या छू लो आसमान हो, जो बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए छू लो आसमान कैंपस है उसका, बालूद के छू लो आसमान कैंपस जो लड़कों के लिए है उसका, पातररास में कन्या शिक्षा परिसर का, नन्हे परिंदे का, डीएवी स्कूल का, इन सब का मैंने भ्रमण किया। कई अनौपचारिक पक्षों को भी हमने छुआ, कई लोगों से हम मिले। इसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आज से करीब 10 साल पहले मैं दंतेवाड़ा में कलेक्टर था और उस समय की परिस्थितियों में जो कुछ हम सोचते थे, जो कुछ मैं सोचता था और उस अनुसार हमने कई काम किए थे और उसके कई सारे परिणाम नज़र आ रहे हैं, उसको देखकर बड़ी खुशी हुई। विशेष करके मैं जिक्र करना चाहूँगा, कई ऐसे लड़कों से मुलाकात हुई, कई ऐसी बच्चियों से मुलाकात हुई जिनसे मिल करके और वो अपने जीवन में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसको देखकर, समझकर बहुत ही अधिक खुशी का एहसास हुआ, एक आत्मिक संतुष्टि का आभास हुआ, एक आत्मिक संतुष्टि का एहसास हुआ। दोस्तों, एक लड़के का मैं जिक्र करना चाहूँगा सबसे पहले। उसे मैं बस्तर का वर्तमान हीरो और भविष्य का बहुत बड़ा हीरो के रूप में देखता हूँ। वो है सुकालू मंडावी। सुकालू मंडावी जब मैं आज से 10 साल पहले कलेक्टर के रूप में कार्य करता था तो उस समय हमारा एक प्रोजेक्ट चलता था नन्हे परिंदे। नन्हे परिंदे प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, उसमें नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूलों में 5वीं क्लास के बच्चों का प्रिपरेशन कराया जाता है नवोदय विद्यालय के लिए। वो 5वीं क्लास की रेगुलर स्कूलिंग भी करते हैं और साथ में उनको नवोदय विद्यालय के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है 1 साल। और इसमें छांट छांट कर अंदरूनी गांव से, नक्सल प्रभावित गांव से बहुत गरीब बच्चों को लाया जाता है और वहां पर के ला करके 5वीं क्लास की रेगुलर स्कूलिंग के साथ साथ उन्हें नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इन सब के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ बच्चा था, अब तो किशोर हो गया है, युवा हो गया है, सुकालू मंडावी। वो उस समय नन्हे परिंदे परियोजना से जुड़ा था। घर की स्थितियां बहुत सामान्य थी, बहुत कठिनाइयों भरी थी, कष्टप्रद था। उसके पिताजी बहुत पहले दिवंगत हो चुके थे और उनकी केवल माता थी। और नन्हे परिंदे में रहते हुए सुकालू ने दिल जान से परिश्रम किया
दिल जा 1 मिनट का मैं समय लूंगा। तो जो सुकालू मंडावी है, उसके पिताजी नहीं थे, केवल माताजी थी और नन्हे परिंदे से जुड़ा हुआ। और 5वीं क्लास की रेगुलर स्कूलिंग के साथ साथ नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूलों के लिए उसने तैयारी करी। और उसकी तैयारी करने का परिणाम यह रहा कि वह दोनों में, सैनिक स्कूल के लिए भी चयनित हुआ और नवोदय विद्यालय के लिए भी वह चयनित हुआ। सैनिक स्कूल के लिए भी और नवोदय विद्यालय के लिए, दोनों के लिए सुकालू मंडावी चयनित हुआ। और जब वो चयनित हुआ तो उसने नवोदय विद्यालय में 12वीं तक की पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब 12वीं, और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि नन्हे परिंदे परियोजना में पढ़ते हुए उसके माताजी का भी निधन हो गया था। तो माताजी और पिताजी दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। उसके बावजूद उसने 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक नवोदय विद्यालय बारसूर में नन्हे परिंदे के माध्यम से चयनित होकर नवोदय विद्यालय बारसूर में रहकर पढ़ाई किया और वहाँ से 12वीं पास होकर निकला। और वर्तमान में वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू में पढ़ाई कर रहा है। बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा है, जो कि पूरे दंतेवाड़ा के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और सुकालू मंडावी आईएएस की भी तैयारी कर रहा है और हम सबको दुआ करनी चाहिए कि वो आने वाले समय में आईएएस में भी सफल हो। और माता पिता दोनों को 5वीं क्लास में खो देने के बाद वो बच्चा नन्हे परिंदे के माध्यम से पहले नवोदय विद्यालय बारसूर में पहुंचा है और नवोदय विद्यालय बारसूर में पहुंचने के बाद वर्तमान में आज वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू में रह करके पढ़ाई कर रहा है और वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। वो आईएएस में पहुंचे और हमारे छत्तीसगढ़ के जिलों में जाकर के काम करे। बस्तर का, वो दंतेवाड़ा से निकलकर दंतेवाड़ा का, बस्तर का, उस क्षेत्र का कलेक्टर बने और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़े गौरव का क्षण होगा, गौरव का विषय होगा। दोस्तों, ऐसा उदाहरण मुझे वहाँ देखने को मिला। ऐसे अनेक उदाहरण अलग अलग तरह के हमको वहाँ देखने को आज मिल जाते हैं। जैसे वहाँ पे कमला नाग जी हैं, उनका बेटा है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है और वो भी आईएएस की तैयारी कर रहा है और बड़ा इमोशनल हो रहा था। कोरोना रहे चाहे कुछ भी रहे, सर मैं दिल्ली जाऊंगा ही, और दिल्ली में ही रहकर वो पढ़ाई कर रहा है। अभी फिर से पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाऊंगा और आईएएस में सेलेक्ट हो गया तो सेलेक्ट होकर ही आऊंगा, चाहे कुछ हो जाए और चाहे कोरोना में कुछ भी हो जाए। बट मैंने उससे समझाया कोरोना से अलर्ट रहना है और साथ में आईएएस की तैयारी करना है। ऐसे भी वहाँ पे बच्चे मिले। एक और मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा, एक हमारा आदिवासी वनवासी युवक जो कि बीजापुर के उसूर ब्लॉक के मुर्कीनार गांव का बच्चा है, राजेश वो बच्चा है। 1 मिनट। जो बीजापुर के उसूर ब्लॉक के मुर्कीनार गांव का युवा है, आदिवासी युवा है। वो आस्था, जो एक संस्थान चलता है दंतेवाड़ा में, आस्था वह संस्थान है जिसमें नक्सल प्रभावित बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उसमें प्रवेश का मापदंड ही होता है कि जिसके नक्सल हिंसा से जिसके माता पिता दोनों का अगर निधन हो गया हो, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। जो सामान्य ढंग से जिसके माता पिता दोनों का निधन हो गया हो, उस बच्चे को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। नक्सली हिंसा से माता या पिता में माता का अगर निधन हो गया तो उसको थर्ड प्रायोरिटी दी जाती है। इसी तरह से क्रम में दिया जाता है। और जो बच्चे अपने माता पिता को नक्सल हिंसा में खो दिए हैं, उनको विशेष प्राथमिकता के साथ आस्था में प्रवेश दिलाया जाता है। राजेश यालम ने एक अलग ही उपलब्धि हासिल की है। आस्था से निकल करके, आस्था में रहकर वो पढ़ाई किया, बट वो अपने आत्मनिर्भरता के लिए अपने पैर पर खड़े होकर वो अलग तरीके से काम कर रहा है। उसने कोई आईएएस की तैयारी नहीं की है, उसने पीएससी की तैयारी नहीं की है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने वाली बात नहीं है, वो सब नहीं किया है। बट वो काम कर रहा है। जैसे ही हम सब लोग बस्तर में माकरी ढाबा की बात करते हैं कांकेर के पहले, लेकिन अब जगदलपुर से जब आगे निकलेंगे आप दंतेवाड़ा, बीजापुर, भैरमगढ़, किरंदुल, बचेली के लिए, जगदलपुर से आप जैसे आगे निकलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर
लेफ्ट हैंड साइड पर आपको छोटा सा ट्राइबल स्ट्रक्चरों का समूह दिखाई देगा, और वो आमचो बस्तर नाम से वो ढाबा चलाता है। आमचो बस्तर नाम से राजेश यालम, एक आदिवासी युवा जो बीजापुर के उसूर ब्लॉक के मुर्कीनार का रहने वाला है, वो वहाँ पे आमचो बस्तर नाम से ढाबा चलाता है। और उसका स्ट्रक्चर बहुत ही बस्तरिया स्टाइल में है, बांस से बना हुआ स्ट्रक्चर है, और उसने नामकरण बीजापुर, दंतेवाड़ा, इस तरह से उसके अलग अलग उसके कॉर्नर हैं, उसका नामकरण कर रखा है। और वहाँ पे आपको बेस्ट बस्तरिया फूड मिलेगा आपको खाने के लिए। आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए भी बहुत अच्छे खाने के, मैं वेजिटेरियन की तरह वहाँ पे खाया और मुझे बहुत ही शानदार अनुभव रहा भाई राजेश यालम के आमचो बस्तर ढाबे का। और जो लोग नॉनवेज खाते हो उनके लिए बस्तरिया फूड अलग ही लेवल का वहाँ पे आमचो बस्तर ढाबा में मिलता है। बस्तर का कड़कनाथ मुर्गा हो, कि जो मोगरी मछली हो, सुरसी मछली हो, जो बस्तर की स्पेशलिटी है चीटी की चटनी हो, जो लोग नॉनवेज खाते हो उनके लिए भी वो एक अलग ही जगह है। तो आप इस युवा को जरूर वहाँ जाएं। जब भी जगदलपुर से आगे लेफ्ट हैंड साइड पर गीदम से पहले उसका ढाबा है आमचो बस्तर, जब भी आप जाएं उस युवा को जरूर प्रोत्साहित करें। वो दंतेवाड़ा के आस्था स्कूल से निकल करके आज ढाबा का संचालन कर रहा है। भाई राजेश यालम को भी हम विशेष रूप से शुभकामना देते हैं कि उसने एक नज़ीर प्रस्तुत की है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जो हमारे छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, एक प्रेरणा का विषय है। कि जब हम हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी के लिए कि केवल आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए भागे, बल्कि एक अच्छा उद्यमी बनकर और लोगों को रोजगार देकर भी एक नज़ीर, एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। आदिवासी भाई राजेश यालम ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनको भी हम, उनके उज्जवल भविष्य की भी हम कामना करते हैं, और आने वाले समय में राजेश यालम भाई बहुत अच्छा करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। हम सब इसके लिए दुआ देते हैं। ये कुछ अच्छे एक्सपीरियंस में आप, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं। आज छू लो आसमान बालूद कैंपस में मैं जब गया तो वहाँ एमबीबीएस के लिए सेलेक्ट होने वाले लड़कों की फोटोग्राफ लगी है, और वो पूरा भर चुका है वो दीवार कि जिसमें एमबीबीएस सेलेक्ट होने वाले बच्चे, जो छू लो आसमान के जो बॉयज़ कैंपस उससे जो सेलेक्ट होने वाले लड़के हैं, उनकी सूची देखकर, उन पूरा दीवार को भरा देखकर मुझे अद्भुत आत्मसंतुष्टि का एहसास हुआ। इसी तरह से छू लो आसमान के मैं गर्ल्स कैंपस में गया। वहाँ पर जब गया तो वहाँ पर जो टीचर थे उन्होंने पूछा कि इनको आप पहचानते हो, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं पहचानते हैं। तो मैं तो 10 साल पहले वहाँ कलेक्टर था, लेकिन जब उन्होंने दूसरे ने पूछा ओपी चौधरी का नाम सुने हो, तो एक साथ सारी बहनें, सारी बच्चियां जोर से चिल्लाई, ओ ये हैं क्या। उनको लग गया, और ये मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि का क्षण था। इससे बड़ा क्षण मेरे लाइफ में नहीं हो सकता। और वो मेरा नाम जानते थे बट मेरे को डायरेक्टली नहीं देखे थे, तो उस समय वो गेस भी नहीं कर पा रहे थे कि ओपी चौधरी जी यहाँ आए होंगे। बट वहाँ पे करीब 500 बच्चियाँ रह करके पढ़ाई करती हैं 9वीं से 12वीं तक का। उनका पूरी निःशुल्क शासकीय व्यवस्था की गई है पढ़ाई की। और न केवल साइंस एजुकेशन 9वीं से 12वीं तक, 11वीं 12वीं में साइंस एजुकेशन ग्रहण करती हैं, बल्कि इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए तैयारी भी करती हैं। और कई बच्चियाँ IIT JEE में, NIT में, मेडिकल के लिए एमबीबीएस में, नर्सिंग कोर्सेस में जा रही हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो भर्तियां हो रही हैं उसमें लगातार वो चयनित हो रही हैं, चाहे पटवारी का जॉब हो, चाहे कलेक्ट्रेट में जो वैकेंसी निकलती हैं उनमें हो, या नर्सिंग का जॉब हो, इंजीनियर का जॉब हो, इन सब जॉब में वो जा रही हैं। साइंस टीचर के रूप में वो खुद ज्वाइन कर रहे हैं लोकल लोग, और इन सब का बहुत ही अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। देखिए, शिक्षा का परिणाम आने में हमेशा समय लगता है, बट जो परिणाम शिक्षा से आता है वो किसी समाज में, किसी प्रदेश में, किसी देश में दूसरी चीज़ से नहीं आ सकता। और 10 साल पहले जो कुछ अच्छा काम हम लोग कर पाए थे उसका सुखद परिणाम देखकर आत्मिक संतुष्टि का एहसास हुआ। इसके अलावा जो कुछ अभी वहाँ पे कुछ कमजोरियाँ हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनको भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे रखना चाहूँगा, जिसको सुनकर हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करना चाहेंगे कि वो सकारात्मक कदम उठाएं। जैसे वहाँ पे
जो एजुकेशन सिटी है उसमें मैं पिछले जब भी जाता था पिछले 1-2 सालों से, तो देखता था कि वहाँ पुताई तक नहीं हो पा रही है। जो एजुकेशन सिटी है वो एक साथ करीब 100 एकड़ से ऊपर एरिया में अभी बसा हुआ है और पूरा टोटल ज़मीन 150 एकड़ एरिया का है। वहाँ पे करीब 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और एक साथ जंगल के बीच में 7,500 बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत एहसास है और इस प्रोजेक्ट को कोई कांग्रेस भाजपा के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि वर्तमान में जो सरकार है उससे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उसमें पुताई वगैरह सब चालू हो। अभी कुछ पुताई चालू हुई है, मैं वहाँ पे जाकर पूछा, चलो पुताई वगैरह तो प्रारंभ हुई है, तो मुझे बताया गया कि ऊपर बाहर की पुताई हो रही है, अंदर की नहीं हो रही है। एनएमडीसी से कराया जा रहा है बाहर की पुताई, अंदर की नहीं हो रही है। तो ऐसा ना हो, केवल दिखाने के लिए ना हो, बल्कि एजुकेशन सिटी वास्तविक अर्थों में अच्छे से चले। ये केवल कांग्रेस या केवल भाजपा का विषय नहीं है, कोई ओपी चौधरी का कि कोई किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि इसको एक धरोहर मानकर बस्तर के लिए, भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण भविष्य, युवाओं के भविष्य निर्माण का माध्यम मानकर उसे देखना चाहिए। यही मैं आग्रह करना चाहूँगा इस सरकार से। और जैसे मैं आस्था कैंपस में गया, वहाँ पर आस्था कैंपस में बहुत सारे कर्मचारी मुझसे आकर मिले थे। उनका कहना था कि मतलब वहाँ पे जो उस आस्था को संचालित करने वाली कमेटी है, उस कमेटी की बैठक पिछले 3 सालों में एक भी बार नहीं हुई है। उसके कारण कई समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के समिति के जो बैठक हैं उसको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। ये दूसरा बिंदु मैं रखना चाहूँगा। तीसरे बिंदु के रूप में रखना चाहूँगा कि वहाँ बीपीओ सेंटर वहाँ पे बना हुआ है एजुकेशन सिटी में। मेरे बाद जब देव सेनापति कलेक्टर बने, उसके बाद सौरभ कुमार जी जब कलेक्टर बने, तब उन्होंने उसको बीपीओ सेंटर को चालू किया था। उस बीपीओ सेंटर को तत्काल चालू किया जाना चाहिए। उससे हजारों बस्तर के युवा भाई बहनों को आईटी सेक्टर की नौकरी मिल जाती है, जो कि हम रायपुर बिलासपुर में जो नहीं उपलब्ध करा पाते, वो दंतेवाड़ा में अवेलेबल है। उसको तत्काल चालू किया जाना चाहिए। ये मैं तीसरा विशेष बिंदु रखना चाहूँगा। चौथा मैं विशेष रूप से बिंदु रखते हुए कहना चाहूँगा कि जो डीएवी स्कूल चालू किए गए थे पिछली सरकार के समय में, डीएवी स्कूल चालू किए गए थे, उस डीएवी स्कूल जो चालू किए गए थे वो अभी बंद हो गए हैं। प्रदेश के 74 ब्लॉक मुख्यालयों में डीएवी स्कूल चालू किए गए थे, वो बंद हो गए हैं। उसको तत्काल चालू कराना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आत्मानंद स्कूल जो चालू किए, मगर डीएवी स्कूल बंद कर दिए हैं। वहाँ पे सैलरी ठीक से नहीं बढ़ पा रहा है, उसके संचालन को भी अच्छे से आगे बढ़ाया जाए। डीएवी स्कूल भी चले, आत्मानंद स्कूल भी चले। हमारे छत्तीसगढ़ की युवाओं और भावी पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। किसी इन सब परियोजनाओं को, शिक्षा को किसी सरकार, किसी दल के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ये विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहता था। इन सब बातों को सरकार को तत्काल सुधारना चाहिए, तभी बस्तर का बेहतर भविष्य सामने आ सकता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि 10 साल पहले जो भी प्रयास किए थे, जो भी मेहनत किए थे, उसके परिणामों को सुकालू मंडावी के रूप में देखकर या राजेश यालम के रूप में देखकर बहुत ही खुशी मिलती है। ऐसे मैं अपने अनुभवों को आपके बीच लगातार लाता रहूँगा। आज संवाद कार्यक्रम में हम जुड़े। अगले शनिवार को किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ हम फिर से संवाद कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय दंतेश्वरी माई, जय जोहार।